नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं संजय परमार, इनको आज कौन नहीं जानता, आप भी जानते होंगे। साथ ही हमारे साथी हैं पुरुषोत्तम तंवर जी, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। संजय परमार जी गोरक्षा दल के साथ जुड़े हुए हैं। इनकी एक टीम भी है। भिवानी के अंदर गोरक्षा दल का नाम आता है तो पहले संजय परमार का नाम लिया जाता है। अगर कोई बेसहारा पशु सड़कों पर दिखता है तो लोग सोचते हैं कि संजय परमार को फ़ोन कर दिया जाए, संजय परमार अपने आप ही उसकी सेवा कर लेगा। और संजय परमार भी ऐसा नहीं है कि किसी का फ़ोन आ गया तो मना कर दे। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि संजय परमार जी के पास किसी ने फ़ोन किया और ये कहा कि बेसहारा पशु कोई भी है, ऐसा नहीं कि केवल गौ है, गाय है, कोई भी पशु हो, अगर इनको इन्फॉर्मेशन दे दी, कोई सांप भी अगर किसी के घर में घुस गया तो संजय परमार की टीम मौके पर पहुंच करके लोगों को उससे भी निजात दिलाते हैं और उसको जंगल में छोड़ने का काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि उस पशु को मार दिया जाता हो। पशुओं को भी जीने का अधिकार है तो वो अपने अधिकार का पालन पूर्णतया करवाएं, इसलिए संजय परमार जी को जाना जाता है। आज हमारे साथ हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे कि कब इन्होंने शुरुआत की थी गोरक्षा दल की, और एक पूरी टीम जो है भिवानी के अंदर आज तैयार है। 500 से ज़्यादा संख्या में इनकी टीम है जो कि भिवानी शहर, भिवानी ज़िले के अंदर है। भिवानी ज़िले में कहीं पर भी कोई बात होती है तो संजय परमार जी को याद किया जाता है। प्रशासन भी इनको याद करता है। कई बार तो प्रशासन को भी जब ज़रूरत होती है तो संजय परमार जी वहाँ पर भी खड़े मिलते हैं। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। क्या कहेंगे, शुरुआत की अगर बात की जाए तो कब आपके मन में ये इच्छा जागृत हुई और आपने इसकी शुरुआत कर दी, और जब से ये गोरक्षा दल का कारवां चलता जा रहा है? सबसे पहले तो धन्यवाद आपका। शुरुआत तो जी कोई कन्फर्म तो है नहीं, कोई ना ही कोई मुहूर्त था ना कोई और था। ये तो एक संस्कार होते हैं, बचपन से संस्कार थे, तो अभी कोई याद नहीं है अभी कितना, बाकी 20 साल से ऊपर, ज़्यादा सक्रिय रूप से तो 20 साल से ऊपर होगा, वैसे छोटी मोटी पहले ही किया करते थे। तो ये ऐसे धीरे धीरे शुरुआत की थी, लोग मिलते गए, कारवा बनता गया, और आज गौ माता की दया से बहुत बढ़िया टीम है हमारे पास, और इसका सारा श्रेय मैं अपनी टीम को और गौ माता को देता हूँ। संजय जी, रात को फ़ोन आ जाता है, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी 2 बजे, कि फलाना पशु जो है वो बेसहारा पशु को कुछ चोट लगी हुई है या बीमार है, तो मन में क्या आता है? नहीं, इसमें मन में तो कोई खास बात नहीं होती। जो भी कोई सेवा का देखो प्रण किया है तो उसको उठाना तो पड़ेगा, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होती। कभी भी कोई 1% भी कभी भी कोई मन में सिकन नहीं होती। कोई फ़ोन आता है, किसी भी तरह भी आता है, हमारे पास डेड वर्कर है और बढ़िया टीम है। उसके बाद विद इन 5 मिनट्स हमारी अभियान शुरू हो जाता है और उसको पूरा करके दम लेते हैं। कई बार देखा गया है कि सड़कों पर भी आप जो है बदमाशों के साथ मुठभेड़ भी हुई होगी आपकी, देखा भी जाता है। पुलिस के साथ भी आप जाते हैं। गो तस्कर जो है वो गायों को लेकर के आगे आगे और आपकी टीम पीछे पीछे। क्या नाता है गो के साथ आपका ऐसा गाय के साथ कि तस्करी नहीं होने देते आप? ये तो जन्म जन्म का नाता है, और गाय तो हमारे को रग रग में बसी हुई है। तो गाय, ये जो तस्करों के साथ भी हमारा ना चोली दामन का साथ है, और इनके साथ तो मुठभेड़ करते करते हम आज बूढ़े हो गए हैं, तो कभी डरना नहीं सीखा इनसे। कभी डर लगता नहीं जब सामने से गोलियां आती हैं? अजी ना, इनसे क्या डरना। कभी अंदर से परिवार वालों ने भी कहा होगा भाई क्यों अपनी जान को जोखिम में डालते हो आप? देखो वो थोड़ा बहुत होता है ना, वो तो हर एक के साथ होता है। भाई परिवार है तो सोचते हैं कि भाई कभी कुछ ऐसा ना हो जाए, लेकिन मेरा मानना है कि अगर मेरी मौत, हर आदमी की मौत टाइम निश्चित होता है। मेरी मौत अगर गौ तस्कर के हाथ से लिखी है ना तो वो होगी, तो इसलिए डरना क्या। अगर जब उनके हाथ से नहीं लिखी तो मेरी मौत थोड़ी ना होगी। मेरी किस्मत में लिख रखा है, प्रयास करने पर बच जाएगा। अच्छा, तो मैं बचूंगा, बस करता हूँ प्रयास, बस बच जाता हूँ। संजय जी, प्रशासन भी बार बार कहता है कि किसी भी बेसहारा पशु को, गाय का नाम ज़्यादा कहा जाता है, कि सड़कों पर नहीं घूमने दिया जाएगा। अभी थोड़े दिन पहले भी जो है प्रशासन ने कहा था, और उसके बाद केवल वो घोषणा मात्र ही रह गई।
क्योंकि सड़कों पर पशु जो है वैसे के वैसे घूमते रहते हैं, सर्दी है गर्मी है, खैर वो तो प्रकृति की उनको मजबूत उन्होंने बनाया, प्रकृति ने उनको, वो झेलते भी हैं, लेकिन दुर्घटनाएं भी काफ़ी हो जाती हैं। तो आप बार बार मांग क्यों नहीं उठाते, प्रशासन से कहते क्यों नहीं कि पशुओं को जो है गौशाला के अंदर छोड़ा जाए? क्योंकि अगर गौशाला बनी है, गौशाला के इतने फंड्स भी आते हैं, तो क्यों गौएँ जो है बाहर घूमती हैं? सबसे पहले तो आपसे विनम्र प्रार्थना, में ये पशु नहीं है, ये गोवंश है। और ये गोवंश ऐसे ही किसी ऊपर से उतर के नहीं आया। ये गोवंश या तो मेरे घर से आया, या मेरे भाई के घर से, या मेरे पड़ोसी घर से। और इसका सबसे पहले जिम्मेदार तो मैं अपने खुद को मानता हूँ, अपने भाई को मानता हूँ, अपने परिवार को मानता हूँ। दूसरा, अब रही बात प्रशासन की, तो प्रशासन हमेशा से ही ऐसे, तो कई ये जो घोषणाएं हैं तो कई बार कर ली, और ये सब कागजी घोषणाएं होती हैं। धरातल पे प्रशासन ना तो उसकी इच्छा होती है, ना उसको वो कर सकता। और अगर कोई गोवंश को ये पकड़ के और किसी गौशाला में लेके भी जाते हैं, तो वहाँ पे जाके उसको पहले ये भी नहीं देखते इसको यहाँ पे चारा पानी प्रॉपर तरीके से मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो सिर्फ उसको बंद करने का काम किया जाता है, वो गलत है। मैं प्रशासन से मांग करूँगा कि या तो पहले तो सबसे पहले तो इनको दूध पीने वालों को, जो दूध पीकर रोड पे छोड़ते हैं गोवंश को, इनके ऊपर लगाम लगाई जाए, इनको सख्ताई से पेश किया जाए। अगर इनके ऊपर पता है कि डर बिना प्रीत नहीं, तो ये प्रशासन थोड़ा सा कई बार ढीला छोड़ देता है। सिफारिशें बहुत आती हैं, अगर कोई गोवंश को पकड़ भी लेता है पर्सनल किसी को, तो सिफारिशें बहुत आती हैं, तो वो उसकी इग्नोर करके और सख्ताई से पेश किया जाए और FIR की जाए, पशु क्रूरता की का मुकदमा किया जाए, तब जाके जनता मानेगी। 50% गोवंश जो भी रोड पे आज के दिन है वो दूध पीने वालों के हैं। गोवंश को बचाने का, उनको उबारने का मन में कब आया था? कैसे शुरुआत हुई थी आपकी? शुरुआत कहाँ से हुई थी? कुछ फीका फीका कुछ याद आता हो धुंधला कि हाँ उस दिन से मुझे याद है भाई, वो घटना ऐसी घटित हुई थी कि तन मन में आग लग गई और उसके बाद से सोच लिया कि पूरा जीवन जो है वो गोवंश को देना है? देखिए, ये शुरू में एकदम से आग नहीं लगी, थोड़ी सी चिंगारी उठती है पहले धीरे धीरे, तो आग तो बाद में बनती है। तो शुरू में तो एक सांड के ना किसी ने तेजाब डाल दिया था, तो मेरे पड़ोस की थी आंटी थी, वो यूँ बोली बेटा तो इसके तेल डाल दे इसके ऊपर, तो वो सांड थोड़ा मारना था, तो उसने उसको रोटी दी, मैंने उसके ऊपर तेल और हल्दी डाल दी, तो उसको डेली हम डालने लगे थे। धीरे धीरे करके एक सांड और आ गया, फिर उसको भी चोट लगी, उसको भी इलाज किया, फिर धीरे धीरे ऐसे करके वो चिंगारी थी बनते बनते फिर धीरे धीरे चली गई। फिर उसके बाद 2007-8 में हमने टीम बना ली थी गोरक्षा दल के नाम से, और उसके बाद टीम धीरे धीरे इकट्ठी होती गई। फिर धीरे धीरे गो सेवा में थे पहले, फिर गोरक्षा में आए। 9-10 में हमने शायद गोरक्षा की टीम इकट्ठा कर, गोरक्षा में थोड़ा सा फर्क होता है गो सेवा और गोरक्षा में। उसके बाद गोरक्षा वाले टीम हमारी तैयार हो गई थी, मजबूत टीम तैयार होगी, और धीरे धीरे समय के साथ साथ हमारी टीम और भी मजबूत होती गई। और आज हमारे को खुशी है कि हम भिवानी के अंदर, कम से कम भिवानी के अंदर गो तस्करी को लगाम लगा चुके हैं। पुरुषोत्तम जी भी कुछ जानना चाह रहे हैं आपसे। परमार साहब, आपको ये गायों को बचाने, गोवंश को बचाने का मन में कब आया और क्यों आया? देखो, कुछ न कुछ तो कोई न कोई तो कारण होता ही है, कोई न कोई घटना जीवन से जुड़ी होती है कि भाई उस घटना के बाद पूरा चेंजिंग आ गया, आपने पूरा जीवन ही इस गोरक्षा गौ सेवा में लगा दिया। बताया ना, एक वो 2004 में सांड था, उसके चोट लगी थी, तो उसके मन में ज़्यादा चोट थी उसको, बस वो एक तो उससे शुरुआत हुई थी। फिर एक और वो एक प्लाट में मेरे खुद के प्लाट, मेरा प्लाट था, उसमें भी आ गया था एक सांड का चोट लगा, उसको भी 1 महीना मैंने गौशाला में उसमें ही सेवा की थी। तो धीरे धीरे बस फिर उनसे लगाव बन गया बाद बस फिर चलते। कोई व्यक्ति का तो एक इच्छा होती है कि मैं धन कमाऊं, पैसा कमाऊं, परिवार को और आगे लेकर के जाऊं। आपके मन में इच्छा गोरक्षा की आई? गोरक्षा कोई छोटी मोटी चीज़ थोड़ी ना साहब, जो आदमी पैसे के पीछे भागता है, लेकिन जो सुकून होता है ना, वो गोरक्षा में गौ सेवा का होता है। परमार साहब, एक चीज़ कहते हैं, आम कहावत है, गाय जैसा शुद्ध और गाय जैसा गर्म। तो जैसे सभी गायें तो शुद्धि भी कोई होती और कुछ मारनी भी होती हैं, तो उनको कैसे कंट्रोल को, आपको डर नहीं लगता उनको कंट्रोल करने के लिए? ना जी ना, गाय से डरने का ना, हमारे पास तरीके भी होते हैं, फिर हमारे पास मजबूत टीम है, फिर
और कोई गाय भी, कोई भी अगर कोई मान लो गाय सांड है, कोई उसको तेज़ है, तो वो यूँ तो है नहीं उसको हम कहेंगे नमस्ते जी बैठो आप इलाज करेंगे। थोड़ा सा वो बेचारी, उसको क्या पता हम कौन है, वो तो हमारे को कसाई समझती है, और असल में आपा इंसान है, वो कसाई भी है उनके लिए, तो उसको तरीका होता है वो पकड़ लेते हैं। परमार साहब, जिला प्रशासन की तरफ से आपको इसमें क्या सहयोग मिल रहा है? अभी पहले तो कुछ नहीं मिला करता, पहले तो प्रशासन की तरफ से मिला करते हमें धक्के, सच्ची बात तो ये है। और अब हम कह सकते हैं कि जब से भवानी प्रताप चेयरमैन बने हैं उसके बाद से हमें सहयोग ये मिलने लगा है कि हमारे को 24 घंटे के लिए एम्बुलेंस दे दी गई है, 24 घंटे के लिए ड्राइवर दे दिया गया है, 24 घंटे के लिए तेल दे दिया गया है। और जब भी कोई गोवंश, हमारा गोवंश गोलोक को चला जाता है, तो हमारे को JCB वगैरह की सुविधा, कोई और ऐसी कोई इमरजेंसी आती है, तो भवानी प्रताप की वजह से हमारे को अब ये सुविधा मिलने लगी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके लिए मैं भवानी प्रताप जी का भी धन्यवाद करता हूँ। और हमारे MLA साहब हैं, उन्होंने भी हमारे को 2016 में हमारे को एक एम्बुलेंस दी थी, 2019 में धर्मवीर जी ने MP ने दी थी, वो तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इन दो, और अभी 2024 में हमारे को श्याम सुंदर भाई हैं, सनातनी श्याम सुंदर सनातनी, उन्होंने भी हमारे को एम्बुलेंस दी है। तो 3 एम्बुलेंस हमारे पास आज के दिन है। तो अब ये सहयोग है, ये हमको अपने आप को बता दिया, इसके लिए सबका हम धन्यवाद करते हैं। परमार साहब, पशुपालकों ने, किसानों ने अपना दूध, गायों का, गोवंश का दूध पिया और उसको सड़क पर छोड़ दिया, लेकिन ये कुछ ही लोग हैं जिन्होंने ये काम किया है। आम किसान भी नहीं है, आम आदमी भी नहीं है, तो थोड़ी ही परेशानी, जैसे सड़कों पर रात देर सवेरे आ जाते हैं, उससे थोड़ी परेशानी आमजन को हो, तो इससे कैसे छुटकारा मिल सके? देखो जी, छुटकारा तो तभी मिल सकता है इसका, आम जन को हृदय के, मतलब घर पे गाय पाले ना पाले, हृदय में गाय पालनी पड़ेगी। अब हृदय में गाय पालोगे तो नेचुरल है, इसका छुटकारा मिल जाएगा। इसमें प्रशासन का क्या रोल हो सकता है? प्रशासन का बताया ना, सबसे पहले तो जो रोड पे गाय छोड़ते हैं ना, इनके ऊपर सख्ताई कर दो, 50% आपको गोवंश रोड पे नहीं दिखाई देगा, गारंटी की बात है। कैसे पता लगेगा ये गाय किसकी है किसकी नहीं है? वो तो आदमी जो है दूध पी करके और गाय को छोड़ देता है, गाय सारा दिन घूमती है, शाम को फिर वापस लौटती है। उसका तरीका ये है जी, नंबर 1 बात तो हर मोहल्ले हम बता देते हैं। हमारे पास कोई बार गाय का फ़ोन आता है कि भाई वहाँ पे गाय बीमार पड़ी है, तो हम वहाँ के अपने लोकल गौ सेवक को बोल देते हैं, फ़ोटो भेज के, देखिए गाय किसकी है, बता देगा फलाने की है। दूसरा, प्रशासन को चाहिए कि हर जिले, हर एरिया के अंदर डॉक्टर की ड्यूटी होती है VS की, उस VS की ड्यूटी लगाए कि वो हर घर में जाके टैगिंग करे और उस टैगिंग में उसका रिकॉर्ड चढ़ाए। तो नंबर 1 बात तो उसको पता लग जाएगा, हाँ भाई ये बाद में अगर वो छोड़ेगा भी रोड पे तो उसके टैग के हिसाब, नंबर के हिसाब से। हमने बापुड़ा में पकड़ा एक आदमी, ऐसी उसने छोड़ दी थी गाय और मना कर गया, उन्होंने मेरी नहीं है। उसके बाद हमने उसके कान में टैग लगा हुआ था, तो उसमें जब रिकॉर्ड चेक किया तो उसका एड्रेस और नाम आ गया, पकड़ लिया वो हमने। परमार साहब, विगत में बदीना गांव में वहाँ के सरपंच या जो भी है, उन्होंने पशुओं को नैनो ये चिप लगाने का काम किया था, क्या वो कारगर है? अभी उसका भविष्य के गर्त में है, अभी उसको कुछ कह नहीं सकते वो कामयाब है या नहीं है। मैंने भी सुना था अभी वो गर्दन के नीचे, खाल के नीचे लगा रहे हैं, तो लेकिन मैंने देखा नहीं है उसके बारे में। तो अभी उसके बारे में कितनी उसकी पॉसिबिलिटी है, कितना उसका कामयाबपन है, वो अभी मैं कुछ कह नहीं सकता। परमार साहब, सबसे बड़ी बात ये आती है कि गौ जो है सबका पेट पालती है। छोटा बच्चा भी जिसको माँ दूध नहीं पिला सकती, तो कहा जाता है कि गाय का दूध जो है उसको दे दिया जाए, उससे बच्चा जो है वो, उसकी भूख शांत हो जाएगी, ग्रोथ भी होगी उसकी। फिर भी उसके बावजूद भी गाय बेसहारा है। क्यों ऐसा हो रहा है? हमारा देश जो कि कृष्ण का देश है, भगवान कृष्ण ने यहाँ जन्म लिया इस धरती के ऊपर, और वो भी कहा जाता है कि भगवान कृष्ण जो है गाय के पालक थे, सारी गौएं उनकी बांसुरी की धुन से आ जाती थी। लेकिन आज हर व्यक्ति चाहता है कि भगवान उस पर जो है परोपकार करे, भगवान उसको आशीर्वाद दे, उसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं। यही तो पतन का कारण है, बनेगा प्राण बन भी रहा और बने भी गा। हिंदू संस्कृति की जड़ गाय है, और इस दुनिया की सभी बीमारियों का, सभी मतलब वो कहते हैं ना, उसकी जो भी कोई परेशानी है उसका हल गाय के पास है। मैं गारंटी देता हूँ, कोई गाय को अपना के देखे तो सही, कोई गाय को माने तो सही, कोई गाय को अपनाए तो सही, कोई गाय को दिल में धारण करे तो सही। एक भी परेशानी, एक भी बीमारी नहीं रह सकती
अगर आप मानोगे तो, नहीं मानोगे तो जी परेशानी आगे अभी अभी थोड़ी ही आगे और आएंगी, गारंटी लेता हूँ मैं। और कृष्ण भगवान इसको चराया करते, नंगे पैर चराया करते, तो ऐसे थोड़ी नहीं चराया करते। जब एक ईश्वर को, जिसको हम ईश्वर मानते हैं, वो गाय को अगर नंगे पैर चरा रहा है, उसको पूज रहा है, तो उसके अंदर कोई ना कोई तो गुण होगा ना। लेकिन सवाल ये है कि हमने चश्मा हरा पहन रखा है और उस हरे में हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। उसमें हरे में सिर्फ हमने चश्मा पहन रखा है आधुनिकता का, हमने चश्मा पहन रखा है सिर्फ पैसे के, फैशन का, तो हमको पैसा पैसा ही दिखाई देता है और उसके आगे सिर्फ अंधेरा है। और जो इसकी आगे इसका आपको चश्मा उतार के देखोगे तो इसके अंदर बेतहा अथाह गुण है, अथाह बहुत गुण है। लेकिन कोई ऐसे अगर हम बताते भी है ना तो वो हमारे को बेवकूफ़ी समझता है। लेकिन इसको सिर्फ वही मान सकता है जो वो कहते हैं ना भाई, इसको गंगा जी में नहाने का मजा तो सिर्फ जो गंगा जी में डुबकी लगाई हो वो ही बता सकता है। परमार साहब, गौशालाओं की संचालकों के लिए क्या संदेश दोगे गोवंश के लिए को लेकर? देखिए, आज के दिन गौशाला की जो बातें बता रहा हूँ मैं, सच्ची बात तो ये है कि प्रत्येक गौशाला, जितनी भी गौशालाएं हैं, सारी की सारी ओवरलोडेड हैं, सारी मतलब किसी भी गौशाला को उठा के देख लो आप, अगर 500 की जगह है तो वो 700 रख रहा है, 700 की अगर उसके पास कैपेसिटी है तो 1000 रख रहा है। गौशालाएं ओवरलोडेड हो चुकी हैं। आम आदमी गौशाला दूध पीने के बाद गाय को 1100 रुपये 500 रुपये पर्ची कटवा के तीसरी समझ लेता है। लेकिन प्रशासन को देखना चाहिए कि उनके पास कितना ज़्यादा बजट होता है और कितना उसके पास खर्चा होता है। आपको यकीन नहीं होगा, आज से कुछ दिन पहले तक आप यकीन नहीं करोगे, एक गाय को 300 रुपये साल के दे रहे थे 300 रुपये साल के एक गाय के लिए, 400 रुपये सांड के, कहते हैं इसमें छिक जाएगा। अब दोबारा से अब एक आया है कि भाई अब हम कुछ रुपए देने शुरू किए हैं, लेकिन अभी वो किए नहीं है। अब 300 रुपये में एक गाय के लिए, और वो जब मिलेंगे जब आपको एक जोड़ी जूती टूट जाएगी। अच्छा, तो बताओ आप कैसे गौशाला वाले काम करेंगे। अच्छा, गौशाला में आम आदमी क्या होता है, गौशाला से कट चुका है। सच्ची बात यह है, कड़वी हकीकत यही है कि गौशाला में हम सिर्फ कुछ ही मौक़ों पे जाना पसंद करते हैं, जिस तरह गोपाष्टमी हो, कनागत हो, और या फिर अमावस हो, और या फिर किसी की 13वीं हो, कहेंगे बछड़ी लेके आओ, क्योंकि बछड़ी आसपास में तो मिलती नहीं। तो गाय से आम आदमी दूर हो चुका है, गौशाला से दूर हो चुका है। गौशाला में कोई भी अगर व्यक्ति अगर संभालेगा ना, तो उसको तीसरे दिन उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू हो जाता है। परमार साहब, आप गौशालाओं को लेकर, गौशालाओं की संख्या को लेकर जिला प्रशासन ने क्या अपेक्षा रखोगे? गौशाला बढ़े या घटे या क्या रहे? नहीं, गाय तो बढ़नी चाहिए जितनी भी उसके गौशालाएं प्रशासन तो उसको जितना होना चाहिए ना उतना नहीं दे पा रहा सहयोग। ये कड़वी हकीकत है। सिर्फ वो कागजी, वो पता है ना, पहले घोषणाएं ज़्यादा होती हैं, मिलता कम है उनको। 10 साल पहले गौ सेवा आयोग का भी गठन किया गया था। एक इच्छा, मतलब लोगों के अंदर भी एक मैसेज छोड़ने का प्रयास किया गया था कि गौ सेवा आयोग बन गया तो हो सकता है कि गायें जो हैं अब बच जाएंगी, क्योंकि बहुत सारी गायें तस्करी में भी चली जाती हैं और बहुत सारी दुर्घटनाओं के अंदर भी चली जाती हैं। वो आयोग किस प्रकार से काम कर रहा है? क्या लगता है आपको कि आयोग को थोड़ा सा और सुदृढ़ होना पड़ेगा या आयोग से अच्छे से काम कर रहा है? आयोग संतोषजनक काम कर रहा है, कोई ज़्यादा उसको, क्योंकि उसके पास ज़्यादा पावर भी नहीं है, ना उसके पास पावर है, ना उसके पास कोई ज़्यादा साधन है। हाँ, वो थोड़ा सा बना तो रखा है वो, लेकिन उनके पास कोई पावर ही नहीं है, ऊपर से कोई बजट ही नहीं आएगा तो वो क्या करेंगे। परमार साहब, जब गौ सेवा आयोग का गठन हुआ उस वक्त ये कहा गया था कि जितने बड़े गांव हैं या कस्बे हैं वहाँ गौशाला अस्थायी गौशाला बनाएगा। इसका बजट भी अलग से आया था। कुछ गाँवों में सरपंचों ने इसकी व्यवस्था भी की थी, लेकिन वो उसके बाद कागजों में दफन हो गई। यही तो विडम्बना है। कागजों में जो ये घोषणाएं होती है ना, ये कई बार क्या होता है, कागजों में कुछ होती है, बताने को कुछ होती है, और उसको अमल में लाया जाए तो कुछ और मिलती है। तो कुछ इतनी उसमें डिफ़िकल्ट उसमें शर्तें लगाई गई हैं कि उसको आम आदमी और आम पंचायत उसको पूरा नहीं कर पा रहे थे। तो आपका कहना ये है कि सरकार ने ऐसी शर्तें थोप दी गौशाला के बनाने के, स्थापित करने के लिए भी, उसको आम आदमी पूरी नहीं कर पा रहा। हाँ, इस वजह से बड़े गांव में गौशाला नहीं खुल पा रही। यही चीज़ है ना? बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल दोस्तों, ऐसे संजय परमार जी का कहना है कि अगर सरकार और प्रशासन अच्छे तरह से
हालांकि उनका ये कहना है कि संतोषजनक काम गौ सेवा आयोग का रहा है। अगर उनको अच्छा बजट दिया जाए और प्रशासन अच्छे से काम करे तो गायें जो है वो बच सकती हैं, बेसहारा नहीं होंगी। क्योंकि बेसहारा गायें हमेशा देखने में आता है कि दुर्घटनाग्रस्त होकर के एक्सपायर हो जाती हैं बहुत सारी गायें, और बहुत सारी गायें जो है वो क्रूरता के कारण भी चली जाती है, और बहुत सारी का जो है तस्कर भी ले जाते हैं। हालांकि पुलिस व प्रशासन मुस्तैद है। काफ़ी बार मुठभेड़ जो है वो संजय परमार जी की भी हो चुकी है गौ तस्करों से। काफ़ी सारी गायें जो है इन्होंने बचाई भी है, और हाल ही में इनको जो है दिल्ली के अंदर सम्मानित भी किया गया था, क्योंकि एक अच्छे गौ रक्षा दल के साथ ये जुड़े भी हैं और इन्होंने काफ़ी सारी गौओं को बचाया भी है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर दोबारा मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।